एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए हैं, जिसमें जो पहला फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर, इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। जो दूसरा फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो हीट प्रोडक्शन का मतलब है हमारी बॉडी ड्यू टू मेटाबॉलिज्म हीट जनरेट करती है, और उस हीट को हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट वर्क में दिन भर हमारे जो कार्यकलाप होते हैं उसमें खर्च करते हैं, और बाकी पार्ट सारा हमारी बॉडी क्या करती है, रिजेक्ट करती है। तो यही चीज क्या कहलाती है, हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। यदि ये हीट बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू करेगी या एक्सेसिव रिजेक्ट हो जाएगी हीट, तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तीसरा जो फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। हम अच्छे तरीके से जानते हैं जो समर एयर कंडीशनिंग होती है या समर की बात करें तो समर में क्या होता है आपका, समर में हमारे जो एयर होती है उसका क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हाई होता है, और उस हाई ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वजह से जो एयर है वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। इस वजह से क्या होता है, समर के अंदर जो एयर होती है उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर की मात्रा क्या होती है, काफी बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, या ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है वो एयर के अंदर काफी बढ़ जाएगी। और उस हाई ह्यूमिडिटी एयर की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। आप देखोगे समर के अंदर आपका जो शरीर है वो चिपचिपा स्टिकी रहता है, इस वजह से आप क्या करते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो हम एक चीज समझ सकते हैं। वहीं यदि हम विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होता है, विंटर में हमारी बॉडी है वो क्या करती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उस समय आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है एयर का वो काफी कम रहता है। इस वजह से एयर क्या करता है, जो मॉइस्चर होल्ड करना पड़ेगा एयर को वो क्या करता है, कम होल्ड करता है। इस वजह से विंटर में क्या होता है, आपका एयर के पास मॉइस्चर की काफी कमी हो जाती है। इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, ड्राई होना शुरू कर जाती है। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो मॉइस्चर है एयर के अंदर वो एक डिजायर क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए। यदि इसका मात्रा बढ़ती है और घटती है तो ये सीधा सीधा क्या करती है, ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करती है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर किस तरीके से ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करती है। चौथा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एयर। क्वालिटी का मतलब होता है जो एयर है आपकी, हम जो एयर कंफर्ट के लिए यूज कर रहे हैं या एयर कंडीशनिंग स्पेस जिसके लिए हम एयर यूज कर रहे हैं, तो वो जो एयर है वो क्या होनी चाहिए, ऑर्डरलेस होनी चाहिए। आगे बात समझे, यदि उस एयर के अंदर किसी तरह की गंध है, या हम ये बात कर सकते हैं उस एयर के अंदर गंध, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी तरह की भी इम्प्योरिटीज आपकी एयर के अंदर मौजूद है, तो वो उस समय आप क्या करोगे, उस समय हमारी जो बॉडी है वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो ऐसी एयर हम यदि यूज करते हैं कंफर्ट के लिए तो उस एयर में हम क्या करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ एयर का मतलब है हमारी जो एयर है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक, किसी तरह के कोई टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, किसी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई गंध नहीं होनी चाहिए। आगे वैसे ऐसी एयर, तो ऐसी एयर क्या कहलाती है, क्वालिटी ऑफ एयर कहलाती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो कंफर्ट कंडीशन में एयर की क्वालिटी भी किस तरह का रोल प्ले कर सकती है। आप गंदी एयर और बदबूदार एयर को अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो आप क्या करोगे, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे। तो हम ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हैं जहां पे आपकी ये सारी इंप्योरिटीज एयर के अंदर मौजूद नहीं हो। ऐसा क्या कहलाता है, आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एयर कहलाता। पांचवा पैरामीटर है वो है एयर मोशन। एयर मोशन का क्या मतलब होता है, एयर मोशन मीन्स आपका वेलोसिटी ऑफ एयर। तो हमारा ऊपर जो एयर फ्लो हो रही है, हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर यदि एयर फ्लो करवा रहे हैं, बहुत तेज हवा या बहुत तेज या बहुत स्पीड में यदि एयर फ्लो करवा रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग अनकंफर्टेबल फील करेगा। वहीं अगर एयर का जो मोशन है वो डिजायर्ड होना चाहिए, न ज्यादा कम होना चाहिए न ज्यादा फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो एयर की वेलोसिटी है वो भी क्या करती है, ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करती है। आप तेज हवाओं में खड़े नहीं रह सकते। यदि हम तेज हवाओं में बाहर की तरफ खड़े हो जाएं तो आपको लगेगा कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। तो वही चीजें, वेलोसिटी भी आपका क्या करती है, ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करती है। जो छठा पैरामीटर है वो है हॉट एंड कोल्ड सरफेस। तो हॉट एंड कोल्ड सरफेस किस तरीके से अफेक्ट करती है, सपोज करो आप किसी हॉट बॉडी के नियर खड़े हुए हो, तो हॉट बॉडी के नियर खड़े होने की वजह से हमारा जो उस समय क्या होगा, उस समय वो हॉट बॉडी क्या करेगी, हमारा टेम्परेचर भी राइज करने का कोशिश करेगी, और राइज करने की वजह से हम क्या करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है हॉट बॉडी का, वो है आपका रूम। रूम के अंदर क्या होती है, सीलिंग होती है।
तो समर में क्या होता है, वो सीलिंग क्या हो जाती है आपकी, सीलिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है समर के अंदर। तो समर के अंदर उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आप रूम के अंदर जब जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे तो रूम में एंटर करने की वजह से आप क्या करोगे, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो वो क्या करेगा, हीट को इमिट करेगा, और वो हीट आपको सिंपली आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगी और आप अनकंफर्टेबल होना शुरू करोगे। सिमिलरली जैसा हॉट के केस में वैसा ही कोल्ड सरफेसेस के, हम यदि किसी कोल्ड नियर टू कोल्ड सरफेस यदि हम खड़े हुए हैं या बैठे हैं तो वो कोल्ड सरफेस हमें क्या करेगी, अनकंफर्टेबल फील करवाएगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगी, डाउन करना शुरू कर देगी। तो ये दैट इज द मीनिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड सरफेसेस। या ये मान सकते हैं यदि हम किसी हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी किसी हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रही है तो वहाँ अनकंफर्टेबल ऑब्वियसली फील करेगी, और वहीं हम किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी काम कर रही है तो वहाँ भी क्या करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। सिमिलरली तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी फैक्टर का, ये सारे फैक्टर हमें क्यों पढ़ने, हमारी बॉडी एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे क्या करती है, डिजायर्ड टेम्परेचर पे हम इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। आगे बात समझे, तो इन सारे फैक्टरों को डिस्कस करना ये इसलिए जरूरी है कि हमारी बॉडी से हम अगर इफिशिएंटली और 100% काम लेना चाहते हैं तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर और एक अच्छा एनवायरनमेंट देना जरूरी है। सातवां पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं एयर स्ट्रेटिफिकेशन। एयर स्ट्रेटिफिकेशन क्या कहलाता है, देखो यदि हम रूम की बात करें तो रूम में क्या होता है, आपका सीलिंग है और फ्लोर है। आगे समझे, यदि हम समर की बात करते हैं, समर में सीलिंग क्या हो जाती है आपकी, गर्म होती है, फ्लोर क्या है आपका उससे कम टेम्परेचर पे होता है। अब क्या होता है, जब एयर है आपकी, यदि एयर क्या हो जाए आपकी, गर्म हो जाए, तो गर्म होने की वजह से एयर की क्या हो जाती है, जो डेंसिटी होती है, एयर की जो डेंसिटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझना, जब एयर है आपकी, एयर को क्या कर दिया जाए, उसको गर्म कर दिया जाए, तो एयर समर के अंदर सेल्फ गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से एयर क्या करती है, एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने की वजह से एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। जब एयर ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो जो फ्लोर की जो एयर है वो सारी सारी कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, जाके इकट्ठी हो जाएगी वो सीलिंग के ऊपर। आगे बात समझे, अगर रूम की बात कर रहे हैं हम, तो रूम में जो फ्लोर के हमारा जो एयर है वो पूरे रूम में क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। बट इस एयर स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से सारी सारी एयर क्या चली जाएगी आपकी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ऊपर की तरफ जाने की वजह से एयर का क्या हो जाएगा, फ्लोर का टेम्परेचर तो डिक्रीज रहेगा और सीलिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा। इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। आगे सुनिए, तो और यही जो घटना होती है एयर के साथ वही क्या कहलाती है, एयर स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। तो यहाँ समझ सकते, द मोमेंट ऑफ एयर टू प्रोड्यूस द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये जो एयर का मोमेंट होगा कहां से, फ्लोर से सीलिंग के ऊपर, और ये क्या कर रहा है आपका, ये कर रहा है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर रहा है। आगे बात समझे, किस किस के बीच में, फ्लोर और सीलिंग के बीच में, ये क्या कहलाता है आपका, एयर स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जो ये स्ट्रेटिफिकेशन जो हो रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन वो एयर कंडीशनिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन कंफर्ट अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि फ्लोर का टेम्परेचर कम होगा और सीलिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये ग्रेडियंट की वजह से क्या हो जाए आपका, इस ग्रेडियंट की वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आप समझ सकते हो सीलिंग का टेम्परेचर ज्यादा ही होता है समर के अंदर। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, जिसका नाम था इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज किया गया है, इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है ये बेसिकली क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू एशरे ने क्या किया, एक इंडेक्स डिफाइन किया। देखो हमने जो टेम्परेचर पढ़े हैं वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और काफी टेम्परेचर हमने डिस्कस किया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर डिफाइंड किया वो है इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है आपका, ये कोई टेम्परेचर नहीं है पहली चीज तो, ये क्या है, सिंपली एक इंडेक्स है जिसको नाम दिया है क्या है, टेम्परेचर का। आगे वैसे तो ये क्या है, एक सिंपली पहली चीज तो समझ लो ये एक इंडेक्स है। दूसरी चीज समझ लो, इस टेम्परेचर को हम मेजर नहीं कर सकते, किसी थर्मोमीटर से हम इस टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, एक इंडेक्स है। तो इसको कैसे डिफाइन किया, तो एशरे, हम अच्छे तरीके से जाते हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ये आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने क्या किया, एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसका नाम था इफेक्टिव टेम्परेचर। इसको क्या बोला, इट इज ए इंडेक्स विच correlate the combined effect of dry bulb temperature, relative humidity और air velocity on the human body। तो ये क्या है आपका, यदि हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ह्यूमन कंफर्ट की अगर बात करते हैं तो ये तीन पैरामीटर जो होते हैं आपका, एक तो एयर का टेम्परेचर, दूसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और तीसरा होता है आपका एयर वेलोसिटी।
ये तीनों क्या करते हैं, ह्यूमन कंफर्ट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कोई ऐसा पैरामीटर मैं डिफाइन करूं जो इन तीनों को क्या करे, कोरिलेट करे। कोरिलेट का मतलब एक पैरामीटर डिफाइन करो और इन तीनों की परिभाषा वो स्वतः ही दे दे, आगे बात समझे। तो ऐसा पैरामीटर क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव टेम्परेचर। तो इफेक्टिव टेम्परेचर क्या करता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी, इन तीनों को क्या कर देता है, कोरिलेट कर देता है, आगे बात समझे। तो हमारे पास अगर मैं किसी पर्टिकुलर इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करता हूं तो उस इफेक्टिव टेम्परेचर पर कुछ ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, एयर वेलोसिटी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन होंगे और उस कॉम्बिनेशन पे और उस इफेक्टिव टेम्परेचर पे क्या करेगा, पर्सन क्या करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, आगे बात समझे। एक इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए, एक यहाँ चीज समझो, एक इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी के कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, एक इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी के कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब ये तीनों मिलके क्या कर सकते हैं, इन तीनों के कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट उन सबका कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, एक होगा, आगे बात समझ में। तो ऐसा पैरामीटर, ऐसा इंडेक्स जो इन तीनों को क्या करे, कोरिलेट करे, ऐसा पैरामीटर क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें एक चार्ट को समझना होगा जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट चार्ट। तो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपका इफेक्टिव टेम्परेचर का, या इफेक्टिव टेम्परेचर का जो प्रैक्टिकल हमने एप्लीकेशन किया गया है वो किस में किया गया है, किसने, आपका एशरे ने, वो किया गया आपका